दोस्तों, उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है बहराइच और बहराइच में एक थाना क्षेत्र पड़ता है रूपाडीहा। रूपाडीहा थाना क्षेत्र में एक लड़की का शव मिलता है। उस लड़की के शव पर सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि ये लड़की का शव है, लेकिन उसमें उसकी सर नहीं था, उसका सिर नहीं था, हाथ नहीं था और उसके सिर पर उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे। और कातिल ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा ताकि वो पकड़ा जाए। लेकिन आजकल जो फैशन भी बन गया है और बहुत सारे लड़के लड़कियों का ये मानना भी है कि दाहिने पैर में काला धागा बांधने से नज़र नहीं लगती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उस लड़की ने वही एक काला धागा बांध रखा था और कातिल ये भूल गया कि उस काले धागे को वो भूल गया, उसको शायद वो दिखा नहीं जल्दबाजी में, और उसी काले धागे ने उस कातिल को पकड़वाया। जैसे फिल्मों में कहानियां होती है, बहुत सारी फिल्मों में सीरियल किलरों की कहानियां होती है, सेम ये फिल्म जैसी कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा छोटा सा जिला है बहराइच, और बहराइच का एक थाना क्षेत्र पड़ता है रूपाडीहा। रूपाडीहा थाना क्षेत्र के पास ही एक नानपरा थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक झाड़ियों में एक शव बरामद होता है। पुलिस को एक शव मिलता है और उस शव पर सिर नहीं था, हाथ नहीं था और कपड़े भी नहीं थे। उस शव को पुलिस लेकर जाती है और मोर्चरी में रख देती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये शव किसका है, कौन है ये लड़की। तो पुलिस जितने भी आसपास के जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज होती है लड़कियों की, पूरे आसपास के क्षेत्र में खंगालती है, पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी ये नहीं पता चल पाता है कि ये जो लड़की है ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कुछ भी नहीं पता चलता है। अब पुलिस पूरी, क्योंकि वहाँ जो बहराइच की जो एसपी मैडम है वृंदा शुक्ला, वो एक टीम गठित करती है। क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी की टीम गठित होने के बाद में फिर जांच पड़ताल की जाती है, वापस से उसी लाश पर आकर टिक जाती है, लेकिन कहीं से भी ये नहीं पता चल पाता है कि ये जो लाश है किसकी है। अब उसी थाना क्षेत्र में, जो कि रूपाडीहा थाना क्षेत्र में, वहीं पर एक 22 जुलाई 2024 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। और रिपोर्ट दर्ज होती है, उसमें पूरा जो गुमशुदगी का जो रिपोर्ट दर्ज होती है, उस लड़की का नाम होता है शिबा, और शिबा के पैरों में एक काला धागा है, ऐसा उस रिपोर्ट में, गुमशुदगी की रिपोर्ट में लिखवाया जाता है। अब जैसे ही शिबा का नाम पता चलता है तो शिबा के जो परिवारजन होते हैं उनको बुलाया जाता है, और उनके बुलाने के बाद में फिर ये शिनाख्त की जाती है, मोर्चरी में उनको ले जाया जाता है, बताया जाता है कि ये जो लड़की है ये कौन है। तो शिबा शुरू से ही अपने मामा मामी के पास ही रहा करती थी। हसमत अली उनके मामा मामी का नाम था, मामा का नाम था, और वो अपनी भांजी को वहीं पर परवरिश के तौर पर रख रहे थे। हसमत अली उस काले धागे को पहचानते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़की है ये उन्हीं की भांजी है। अब शिबा के बारे में फिर जानकारी जुटाई जाती है कि शिबा का व्यवहार कैसा था। तो हसमत अली पूरी बात पुलिस को बताते हैं और वो ये कहते हैं कि शिबा बचपन से ही उनके यहीं पर रह रही है, उन्होंने ही पाला पोसा बड़ा किया, और वो पढ़ाई लिखाई भी वही करवा रहे थे। जब वो 8वीं क्लास में थी तब एक लड़के से उनकी दोस्ती हो गई थी। वो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। लड़के का नाम अरुण था और वो 10वीं क्लास में पढ़ता था, और ये जो लड़की है ये 8वीं क्लास में है। पुलिस ये पूछती है कि आपको क्या अरुण पर शक है, तो वो कहते हैं कि शक तो उसी के ऊपर जाता है क्योंकि एक बार इनको देख लिया था साथ में, और शिबा को घर से फिर उसके बाद में निकलने
की अनुमति नहीं दी और इसीलिए अरुण के ऊपर ही शक जाता है। अरुण का जो गांव है वो भी थाना नानपरा का जो गांव है उस गांव का नाम भी जमोग और इनके गांव का नाम भी जमोग ही था। यानी जमोग गांव के रहने वाले थे, गांव का नाम अलग अलग था लेकिन ये अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। अब जब अरुण का नाम लिया जाता है तो पुलिस अरुण के घर पहुंचती है। अरुण के घर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर अरुण मिलता नहीं है। फिर अरुण की तलाश शुरू की जाती है। अब अरुण को वही नानपरा थाना क्षेत्र से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अरुण से जब पूछा जाता है तो अरुण पहले तो आनाकानी करता है लेकिन बाद में फिर वो जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन वो जुर्म जब कबूल करता है तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिससे पुलिस के भी एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये कहता है कि जब शिबा 8वीं क्लास में पढ़ती थी उस वक्त अरुण नाम का जो लड़का है ये 10वीं क्लास में पढ़ता था। अरुण ही सुना रहा है ये कहानी और वो कहता है कि एक दूसरे से मिले और उसके बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे। लेकिन एक बार जो शिबा के मामा है उन्होंने देख लिया था और शिबा को काफ़ी डराया धमकाया। तो अरुण को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि वो उस वक्त उससे प्यार करता था। लेकिन जब ये अरुण 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आया तो जो अरुण के घर वाले हैं वो शादी के लिए अलग लड़की से शादी के लिए बोल रहे थे कि तुम शादी कर लो अपने ही समुदाय में, और अरुण के ऊपर उसके घर वाले दबाव बना रहे थे। इधर शिबा ने मिलना जुलना बंद नहीं किया था अरुण से और ये बातचीत करते रहते थे और चोरी छुपे मिलते भी थे। शिबा भी इसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी। उधर अरुण के घर वाले भी अरुण के ऊपर दबाव बना रहे थे। अब अरुण बीच में था। अरुण ने पूरा सोचा और उसके बाद में उसने ये सोचा कि जो जहाँ से वो फंसा हुआ है वो है शिबा। शिबा अगर रास्ते में ना रहेगी तो वो शादी भी कर लेगा और आराम से वो उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकता है दूसरी लड़की के साथ, क्योंकि ये अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखती है और जो अरुण है वो अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, अलग अलग धर्म के है ये। वो अरुण हिंदू धर्म का और ये अलग धर्म की थी। अब अरुण ने एक प्लान बनाया और ये जो प्लान बनाया वो बनाया 21 जुलाई 2024 को। 21 जुलाई 2024 को ही अरुण ने शिबा को अपना एक दोस्त, उस दोस्त के भट्टे पर, जायसवाल उस दोस्त का नाम, और उस दोस्त के भट्टे पर उसने बुलाया और शिबा वहाँ पर, क्योंकि शिबा उससे प्यार करती थी, शिबा वहाँ पर आ गई। और आने के बाद में अरुण लेके गया दूर और एक झाड़ियों में, क्योंकि शायद वो पहले भी कहीं गए होंगे ऐसी जगहों पर, तो वो एक झाड़ी में लेके गया और वहाँ पर जाने के बाद में अरुण ने उस लड़की का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद में जब वो उसको लगा कि हाँ अब ये जीवित नहीं है, तो उसके बाद में फिर उसने उसका सिर अलग किया धड़ से और उसके धड़ से हाथ अलग किया, दोनों उसके साथ में रखा और उसके बाद में उसके जो कपड़े थे वो उतार दिए, कपड़े भी उसके शरीर पर नहीं रखा, और वो जो बिना हाथ और बिना सर वाला जो बॉडी था उसी झाड़ियों में फेंक दिया। और उसके साथ में बताया जाता है कि उसके कुछ दोस्तों ने भी उसका साथ दिया और वो लेकर गए एक नहर में उसका सिर, उसका हाथ और उसके कपड़े और इसका मोबाइल भी, लड़की का मोबाइल और इसका मोबाइल, दोनों मोबाइल, और शायद तीसरे इसका जो दोस्त था उनका भी मोबाइल बताया जाता है कि उसी नहर में इन्होंने फेंक दिया। फेंकने के बाद में अरुण 21 तारीख को इन्होंने ये कत्ल किया और 22 तारीख को उसकी जो डेड बॉडी है वो मिल गई झाड़ियों में से। उसके बाद में कातिल की तलाश पुलिस, जैसे ही शिबा के मामा मामी ने बताया कि अरुण ही है, अरुण पर शक तो शुरू से ही वो जता रहे थे, लेकिन जब अरुण जब पकड़ाया तो उसने ऐसी कहानी सामने बताई।
अब पुलिस के सामने, क्योंकि अभी तक भी ये बताया जा रहा है कि उसका जो सिर और हाथ है वो अभी तक मिला नहीं है, तो पुलिस अदालत को पूरे सबूत चाहिए। तो अब पुलिस डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी। अब जो शिवा है, शिवा के परिजनों का और शिवा की जो डेड बॉडी है उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा और उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये शिवा ही है, दूसरी नहीं। अब कातिल तो पकड़ा गया है। अलग अलग दिमाग व्यक्ति के अंदर आते हैं। व्यक्ति ये सोचता है कि वो क्राइम कर रहा है तो वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर व्यक्ति पाप करता है तो किसी ना किसी दिन तो वो खुल ही जाता है। बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है कि जब वो कोई ऐसा उल्टा सीधा कर्म कर लेते हैं तो कभी कभी शराब पीने के बाद में वो बक देते हैं, तो जिसको नहीं पता होता है वो भी, उसको भी पता चल जाता है। क्योंकि अगर पाप का घड़ा आपने भरा है तो किसी ना किसी दिन तो फूट ही जाएगा वो। और सेम ऐसी ही ये घटनाएं हैं, क्योंकि अभी डीएनए टेस्ट हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है कि वही शिवा है क्योंकि काले धागे ने पकड़वाया, लेकिन डीएनए टेस्ट के जरिए कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ वीडियो के माध्यम से कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। अभी एक सीरियल किलर 7-8 उसने बरेली में कत्ल कर दिए, वो औरतों को ऐसी शिकार बना रहा है, उसकी भी मैं कहानी आपको सुना दूंगा। लेकिन कत्ल करने वाला कितना शातिर होता है, अलग अलग चीजें देखता है और फिर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो उनके पास आप जरूर बैठिए, अपने बच्चों को भी बिठाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।